हेलो स्टूडेंट्स जो आज हमारा लेक्चर है वो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 पढ़ा था जिसके अंदर हमने माइटोसिस कवर किया था। आज का जो टॉपिक है हमारा मियोसिस के ऊपर होगा। ठीक है, और ये लेक्चर नंबर 2 में ही हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ये काफी छोटा चैप्टर था, ठीक है, इसलिए हमने इसको अराउंड 2.5 घंटे में कवर कर लिया। ठीक है, इससे पहले वाला लेक्चर भी शायद 1 घंटे 10 मिनट का है, तो ये भी 1 घंटे का लेक्चर है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात किसकी करने वाले हैं आज? मियोसिस की। मियोसिस की, ठीक है बेटा। अगर मैं मियोसिस की बात करूं तो मियोसिस होती है रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या होता है, पहले हम इसको समझते हैं। मियोसिस, देखो मेरे पास क्या है, मान लो कोई सेल है, ये सेल है एक। सेल के अंदर मान लो मेरे पास 46 क्रोमोसोम है। कितने? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब इसकी क्या होती है? सेल डिवीजन होती है। क्या होती है? सेल डिवीजन होती है। और यहां पे मैं लिखता हूं मियोसिस। ठीक है, तो मियोसिस कैसा होता है? रिडक्शनल डिवीजन। अगर यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है तो जो यहाँ पे सेल आएगा वो सेल आएगा कितने वाला? 23। ठीक है, रिडक्शनल, जिसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाते हैं, इसको कहते हैं मियोसिस। इसलिए मैंने कहा इसको रिडक्शनल डिवीजन। अब बात आती है, जो मियोसिस है वो हमारी बॉडी के किस सेल्स में होती है? ठीक है, तो है लिखो लिखो इट अकर in the germ cell. It occur in the germ cell during the formation of the gamete. ठीक है, जब गैमेट सेल्स की फॉर्मेशन होती है तब क्या होती है? वहां पे मियोसिस होती है। गैमेट क्या होते हैं? गैमेट होते हैं जैसे स्पर्म होगा इन मेल केस में और ओवम होगा इन फीमेल के केस में। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास गैमेट सेल्स। जब ये सेल्स बनते हैं तो वहां पे क्या होती है? मियोसिस होती है। क्लियर होगी इतनी बात? देखो आगे हमने जो पढ़ना है मियोसिस को, देखो मियोसिस पढ़ना हमने आगे। अगर मैं बात करूं मियोसिस की, ठीक है, तो मियोसिस के अंदर हमने दो चीजें पढ़नी है। एक हमने पढ़ना है मियोसिस 1, एक हमने पढ़ना है मियोसिस 1, और दूसरा हमने पढ़ना है मियोसिस 2। दूसरा हमने पढ़ना है मियोसिस 2। ठीक है, अभी दोनों की बात करेंगे क्या होता है। अगर मैं मियोसिस 1 की बात करूं, जैसा हमने माइटोसिस पढ़ा था उसके अंदर हमने एक फॉर्मूला याद किया था, आपको याद हो, पी मैट। हमने ट्रिक याद करी थी, पी मैट। ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या हमारे पास मियोसिस के अंदर भी आगे 5 डिवीजन हैं। ठीक है, जो चीजें हमने 5 पढ़नी है। पहला देखो पी से प्रोफेस, ठीक है। उसके बाद एम से मेटाफेस, उसके बाद ए से एनाफेस, ठीक है, ए से एनाफेस, टी से टीलोफेस, ठीक है। ये हमने पढ़ा था माइटोसिस के केस में, इससे पहले वाले लेक्चर में। अब हम पढ़ रहे हैं मियोसिस। मियोसिस के अंदर क्या पढ़ रहे हैं? मियोसिस 1। तो यहाँ पे जितने भी प्रोफेस हैं, यहाँ पे प्रोफेस 1 लगा दो, मेटाफेस 1 लगा दो, एनाफेस 1 लगा दो, टीलोफेस 1 लगा दो, क्योंकि हम मियोसिस 1 पढ़ रहे हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? चलो आगे हमने पढ़ना है प्रोफेस के बारे में। अगर प्रोफेस की बात करें तो यहाँ पर भी हमने प्रोफेस को फर्दर क्लासिफाई किया है। अगर इसकी बात करें, ठीक है, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है लैप्टोटीन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है जाइगोटीन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है पेकाइटीन, देन इसके बाद हमारे पास आता है डिप्लोटीन, इसके बाद हमारे पास पढ़ना है डायाकाइनेसिस, ठीक है। हमने ये 5 चीजें पढ़नी है प्रोफेस के अंदर, प्रोफेस 1 के अंदर, उसके बाद मेटाफेस, उसके बाद एनाफेस, उसके बाद टेलोफेस। जब भी हम सारा पढ़ लेंगे उसके बाद हम आएंगे मियोसिस 2 पे। तो ये भी हेडिंग में डालो, मियोसिस 2 में हमने जो पढ़ना है वो क्या क्या है। ठीक है, इसके अंदर भी पी मेट रहेगा,
पी से प्रोफेस, पी से प्रोफेस, बट यहाँ पे टू लग जाएगा, ठीक है, तभी तो हम बता पाएंगे कि प्रोफेस 1 से प्रोफेस 2 किस तरह से डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे बेटा बात करनी है मेटाफेस 2, मेटाफेस 2, ठीक है। देन आफ्टर एनाफेस 2, एनाफेस 2, उसके बाद हमें बात करनी है टीलोफेस 2, ठीक है बेटे। इतनी बात आपको क्लियर है? ये सारा आज हमने डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, इसको नोट करते चलो साथ साथ, ठीक है। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूं आपका, थोड़ा सा मैं डिटेल बताता हूं आपको म्यूसिस की, थोड़ा सा हमने पहले पढ़ा हुआ है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है वो बात करेंगे, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा हुआ है। चलो तो वो बात करेंगे पहले हम, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। तो हेडिंग डालो डिटेल्स ऑफ मियोसिस। हेडिंग डालो, हेडिंग डालो डिटेल ऑफ मियोसिस, ठीक है। मियोसिस की थोड़ी सी डिटेल की बात करें, देखो क्या करना हमने, सिंपल मैं यहाँ पे साइकिल बनाता हूँ, ठीक है, हमने पहले पढ़ा हुआ ये सारी चीजें, है ना। अभी देखो यहाँ पे हमारे पास G1 फेज था, यहाँ पे S फेज था जिसके अंदर DNA डबल हो रहा था, यहाँ पे हमारे पास G2 था, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास M फेज था, इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में जब हम माइटोसिस पढ़ रहे थे सेल साइकिल में। लेकिन मियोसिस में थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है, देखो क्या चेंज है यहाँ पे इस तरह से एक नवी चीजें ऐड होंगी, देखो क्या क्या ऐड होंगी, यहाँ पे हमारा ऐड होगा मियोसिस 1, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आएगा मियोसिस 2। अभी जो बीच की जगह है इसको हम कहते हैं बेटा यहाँ पे इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस, क्या कहते हैं, इंटरकाइनेसिस, ठीक है। हम थोड़ा सा रिमाइंड करें तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि एस फेज में क्या होता है, डीएनए डबल होता है, मतलब डीएनए की रेप्लिकेशन, डीएनए की रेप्लिकेशन, ठीक है, अकर वंस, जहां पे जो हमने बात करनी है, ठीक है, पिछले में हमने बात किया था कि जो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है वो सिर्फ एक बार होती है, कहां पे, एस फेज में होती है, ठीक है, कहां पे होती है, इन एस फेज, ठीक है, इन एस फेज में डीएनए की रेप्लिकेशन तो और एक बार होती है। लेकिन मियोसिस के अंदर एक चीज थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या, देखो बट जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है 2 टाइम्स, ठीक है। इससे पहले जो हमने माइटोसिस पढ़ा था उसके अंदर सिर्फ एक बार न्यूक्लियस डिवाइड करता है, यहाँ पे ध्यान रखना म्यूसिस के अंदर जो न्यूक्लियस डिवाइड करता है वो 2 टाइम्स करता है। क्लियर हुई इतनी बात, ठीक है। हमने पीछे एक चीज और पढ़ी थी, मैं आपको याद करवाऊं, इंटरफेस, हमने पढ़ा था क्या, इंटरफेस, ठीक है, जिसको एनसीईआरटी रेस्टिंग फेस भी लिखती थी, क्लियर है। अब इंटरफेस हमने किसको कहा था, G1 S और G2 को कहा था, किसको, G1 प्लस S प्लस G2, ये चीजें यहाँ पे कॉमन रहेगी, आपने कंफ्यूज नहीं होना है इंटरफेस में और इंटरकाइनेसिस में, इंटरफेस में और इंटरकाइनेसिस में, क्लियर हो रहा है, इंटरफेस और इंटरकाइनेसिस में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। देखो इंटरकाइनेसिस क्या होता है, ये होता है बिटवीन, ठीक है, ये कहां पे होता है, बिटवीन M1 एंड M2, कहां पे होता है, M1 और M2 के बीच में जो जगह है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरकाइनेसिस कहते हैं। अभी क्लियर हुआ, इंटरफेस क्या है हमारे पास, इंटरफेस है G1 S एंड G2, इतनी बात आपको क्लियर है। चलो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले प्रोफेस 1 का लैप्टोटीन, क्लियर है, ये था बेसिक चीज। अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, प्रोफेस 1 का लैप्टोटीन, जो हमने अभी यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया था उसमें आप थोड़ा सा बैक करके देख लेना, या फिर नोट कर रहे हो तो उसमें आप ध्यान से देखना, ठीक है। प्रोफेस 1 का हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, लैप्टोटीन, ठीक है, लैप्टोटीन। इसमें बच्चे लैप्टोटीन में क्या होता है, एक बुकेट स्टेज आती है, देखो
बुकेट बुकेट स्टेज, ठीक है। बुकेट स्टेज क्या होती है? बुकेट क्या होता है? जो फ्लावर होते हैं, जो हम लोग गिफ्ट में देते हैं ना, फ्लावर इस तरह से निकले होते हैं फ्लावर, इसके अंदर बहुत सारे फूल्स होते हैं, उसको बुकेट कहते हैं। तो यहाँ पे डीएनए की जो स्ट्रक्चर बननी है कुछ इस तरह से ही बननी है, बुकेट की तरह बननी है। तो लिखो यहाँ पे, देखो लिखो यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे एक एनिमल सेल ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं एक एनिमल सेल बनाऊं, ठीक है, एनिमल सेल सिंपल सा बनाऊं, ठीक है, ये मेरे पास क्या है? एक एनिमल सेल है, ठीक है। इसके अंदर ये क्या है मेरे पास? न्यूक्लियस। क्या है ये मेरे पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये मेरे पास है मालूम न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियस। इतनी बात आपको क्लियर है। अब इसके अंदर ये क्या है? लाइक डीएनए। क्या है ये? डीएनए। अब देखो लैप्टोटीन में क्या होता है? लैप्टोटीन जो डीएनए होता है वो शो करने लग जाता है कॉम्पैक्शन, शो करता है कॉम्पैक्शन, ठीक है। यहाँ पे डीएनए शो करने लग जाता है कॉम्पैक्शन, और ये कंटिन्यू रहता है थ्रू आउट लैप्टोटीन, ठीक है। लैप्टोटीन जब तक चलती है, ठीक है, लैप्टोटीन की स्पेलिंग लिखो, लैप्टोटीन, ठीक है। थ्रू आउट क्या रहती है? लैप्टोटीन, कॉम्पैक्शन चलती रहती है। और यहाँ पे मैंने क्या कहा? बुकेट बनता है। देखो बुकेट इस तरह से, जो डीएनए है कुछ इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो ये को हम कहते हैं बुकेट, ठीक है। इसलिए हमने कहा यहाँ पे क्या होती है? बुकेट स्टेज बनती है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। इतने में कोई डाउट आई थिंक नहीं होगा, ठीक है। लैप्टोटीन के बाद हम आ जाएंगे जाइगोटीन। नेक्स्ट हमारे पास है क्या? जाइगोटीन। तो टॉपिक डालो जाइगोटीन। जाइगोटीन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जाइगोटीन। देखो अगर अब मैं बात करूं जाइगोटीन की, तो जाइगोटीन में क्या क्या होने वाला है वो देखेंगे सबसे पहले हम, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं जाइगोटीन की बात करूं तो जो क्रोमोसोम विजिबल हो जाते हैं यहाँ पे, क्रोमोसोम विजिबल, ठीक है। जाइगोटीन में बच्चे क्या होता है? जो क्रोमोसोम है वो विजिबल है, हमें दिखने लग जाते हैं यहाँ पे। और इसमें जो बात करनी हमने, देखो जैसे मैं ये बना रहा हूँ, क्या एक सेल बना रहा हूँ, ठीक है, सेल बना रहा हूँ। इसके न्यूक्लियस इसका मैं न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। अभी देखो क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस बना रहा हूँ मैं, न्यूक्लियस के अंदर बना रहा हूँ मैं क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम क्या बना रहा हूँ यहाँ पे? क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम ये बनाया मैंने, एक क्रोमोसोम मैंने ये बनाया, ठीक है। और एक मैंने छोटा सा बनाया इधर, और एक मैंने छोटा सा बनाया इधर, ठीक है। एक मैंने मीडियम साइज का बना दिया यहाँ पे, और एक मैंने मीडियम साइज का बना दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो, अभी जाइगोटीन में क्या होता है? जाइगोटीन में सबसे पहला होता है पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। क्या स्टार्ट हो जाती है? पेयरिंग ऑफ सिमिलर क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ सिमिलर क्रोमोसोम, ठीक है। जो पेयरिंग होती है यहाँ पे, जो क्रोमोसोम है, ठीक है, वो आपस में पेयर बनाने लग जाते हैं। सिमिलर क्रोमोसोम, सिमिलर मतलब जो एक जैसे होंगे, जैसे ये वाला एक साइज के हैं, तो ये दोनों आपस में क्या बनाएंगे? पेयर बना लेंगे। ये छोटे वाले दोनों एक साइज के हैं, ये भी पेयर बना लेंगे, इधर वाले भी पेयर बना लेंगे। देखो कैसे, देखो मैं यहाँ पे डायग्राम फिर से ड्रॉ करता हूँ। देखो ये देखो, यहाँ पे मैंने एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करी, इसके अंदर मैंने न्यूक्लियस बनाया, ठीक है। जो पेयरिंग होगी, देखो पेयरिंग, ये जो बड़े वाले थे, बड़े वाले वो एक साथ पेयरिंग करेंगे, छोटे वाले भी कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से, और मीडियम साइज वाले भी एक तरफ आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? ये पेयरिंग हो जाती है सिमिलर, ध्यान रखना, सिमिलर क्रोमोसोम, ठीक है। और एक चीज और देखो यहाँ पे, प्रोसेस ऑफ पेयरिंग, ठीक है। यहाँ पे जो पेयरिंग हो रही है, इसके प्रोसेस को हम कहते हैं सिनेप्सिस, जो एनसीईआरटी मेंशन करती है, तो कहते हैं क्या? सिनेप्सिस, ठीक है। ये टर्म भी आपको पता होनी चाहिए, टेक्निकल टर्म्स। सिनेप्सिस क्या होता है? जब क्रोमोसोम क्या करते हैं? पेयरिंग करते हैं, उसके प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सिनेप्सिस कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? अभी एक चीज और आपको यहाँ पे सीखनी है। देखो यहाँ पे क्या सीखनी है आपको, जैसे ये सेल है, सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है,
ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, सिमिलर क्रोमोसोम, इनके बीच में एक इस तरह से सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पे बनता है। क्या बनता है? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पे बनता है, ठीक है। दो क्रोमोसोम के बीच में मैंने एक थ्रेड सा बनाया है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये कहाँ पे बनता है? तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे बनता है, जाइगोट के अंदर बनता है। क्लियर है इतनी बात? चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे पैकाइटिन की। नेक्स्ट आप हेडिंग डालो पैकाइटिन। ठीक है, नेक्स्ट हम किसकी बात करने वाले हैं? पैकाइटिन की बात करने वाले हैं। अगर मैं पैकाइटिन की बात करूं, देखो पैकाइटिन की बात करूं, सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, लिखो, यहाँ होता है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर अकर इन बिटवीन, क्रॉसिंग ओवर अकर इन बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है बेटा, देखो मैंने क्या लिखा, पैकाइटिन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। सबसे पहले हम क्रॉसिंग ओवर समझेंगे, फिर हम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड समझेंगे। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, ये पेन है, ठीक है, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर क्रॉस कर जाना। तो यहाँ पे एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम से क्या करेंगे, इस तरह से क्रॉसिंग ओवर करेंगे, ठीक है। दूसरी बात आप यहाँ पे समझना है कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का मतलब क्या होता है। देखो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ क्रोमोसोम की। जैसे मैं यहाँ पे दो क्रोमोसोम ड्रॉ करता हूँ, एक क्रोमोसोम ये है, इसके बीच में ये क्या है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या है? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, मैं मेंशन कर देता हूँ। और एक क्रोमोसोम आपके पास ये है, ठीक है, ये क्या है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास क्या है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अभी देखो, अभी ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड है। मैं इसके नाम देता हूं, इसको 1 नंबर दे दूं, इसको 2, इसको 3 नंबर दे दूं, ये 4 नंबर देता हूं, ठीक है, नाम दे देता हूं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि 1, 2 आपस में क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं 1 एंड 2 क्या होते हैं, तो आंसर क्या होगा आपका, सिस्टर क्रोमैटिड है। ये दोनों आपस में कैसे हैं, एक दूसरे के सिस्टर क्रोमैटिड है, ठीक है, कैसे हैं ये, सिस्टर क्रोमैटिड है, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अगर मैं बोलूं 3 एंड 4, ये 3 4 आपस में क्या है, तो ये भी क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड है ना। अगर मैं बोलूं 2 और 3 आपस में क्या है ना, 2 एंड 3 दिख रहा है ना, 2 एंड 3 आपस में क्या है, तो ये दोनों आपस में सिस्टर है, ये दोनों आपस में सिस्टर है, बट ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर है। तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, 2 एंड 3 वाला जो है वो कैसे हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। इतनी बात आपको क्लियर है ना। 2 एंड 3 जो है वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हैं। चलो नेक्स्ट, अब मैंने क्या बोला था, मैंने बताया कि क्रॉसिंग ओवर होती है बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड की होती है। देखो कैसे, यहां पे मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, देखो कैसे। देखो एक क्रोमोसोम मैंने ये बनाया, ठीक है, और एक क्रोमोसोम मैंने ये बनाया, ठीक है, कुछ इस तरह से बना दिया मैंने, ठीक है, कुछ इस तरह से बना दिया। अब ये दोनों आपस में कैसे थे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड थे। इसकी क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर मतलब एक दूसरे के ऊपर इस तरह से चढ़ गए, जिससे मैंने मार्कर और पेन का एग्जांपल देके आपको समझाया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉन्टेक्ट में आए हैं ये दोनों, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो कॉन्टेक्ट में आए हैं इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जहां पे जुड़ेंगे सिंपल है, हमने क्या कहना है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अभी एनसीईआरटी में इस नाम मेंशन है, इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। इसको क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल,
क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। क्लियर हो गया? ठीक है। अभी जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हुआ है, यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट करने में मदद करेगा, वहां पे एक एंजाइम मदद करेगा। कौन? एंजाइम। ठीक है बेटा। अब इस एंजाइम का नाम है हमारे पास रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज ये एंजाइम है, ठीक है, जो कि हेल्प करेगा यहाँ पे इनका रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनाने में। क्लियर हो गया इतनी बात? ठीक है। ये सारा था हमारे पास पेकाइटिन के बारे में। क्लियर हो गया इतनी बात? चलो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिप्लोटीन। नेक्स्ट और लास्ट हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? डिप्लोटीन। ठीक है। डिप्लोटीन के बाद पढ़ेंगे डायकाइनेसिस। तो आप हेडिंग डालो। ठीक है। तो यहां तक समझ में आया होगा आई थिंक। ठीक है। जहां समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर देना, ठीक है, ताकि वो चीजें थोड़ी बहुत हम इंप्रूव कर सकें। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हमने बात करनी है आप डिप्लोटीन की। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास डिप्लोटीन। ठीक है। ये हम सीक्वेंस में जा रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना, कई बच्चों को पता ही नहीं लगता पढ़ा कर आ रहे हैं। मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको, देखो प्रोफेस 1 था, ठीक है, प्रोफेस 1 के 5 पार्ट थे, ठीक है, तो 5 पार्ट में से ये कैसा पार्ट है? चौथा, डिप्लोटीन। अभी देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, पहली हेडिंग डालो। यहाँ पे क्या होगा? डिसोल्यूशन ऑफ सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या कहा? मैंने कहा यहाँ पे क्या होगा? डिसोल्यूशन ऑफ सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। मतलब इसको आप समझो, ये क्या है मेरे पास? क्रोमोसोम। ये क्या है मेरे पास? क्रोमोसोम। इसके बीच में जो ये सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? डिसोल्यूशन, यहां से ये हो जाएगा खत्म। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जब डिसोल्यूशन ऑफ ये हो जाएगा तब क्या होगा? क्रोमोसोम क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम टेंड टू मूव अपार्ट। अभी मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। जो क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से दूर जाने लग जाते हैं। दो क्रोमोसोम पहले साथ थे, ठीक है, वो अब क्या होंगे? धीरे धीरे दूर जाने लग जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझो। अभी डायग्रामेटिक करते हैं। थर्ड पॉइंट लिखो यहाँ पे चायामेस्टा। थर्ड पॉइंट लिखो यहाँ पे चेस्मेटा। ठीक है, चेस्मेटा विजिबल। क्या है यहाँ पे? चेस्मेटा विजिबल है। ठीक है, इसको समझते हैं। देखो मैंने क्या कहा, ये एक क्रोमोसोम, ठीक है, और ये दूसरा क्रोमोसोम, ठीक है, इसको थोड़ा सा खींचे, इसको थोड़ा सा खींचे। क्लियर हुआ? अब देखो दो क्रोमोसोम पहले पास पास में थे, इससे पहले डायग्राम में यहाँ पे क्या हो गया? ये दूर दूर जाने लग गए एक दूसरे से, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम था, मतलब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही थी, अब क्रॉसिंग ओवर खुलेगी। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्टैक्ट रह जाता है। जब थोड़ा सा कॉन्टैक्ट रह जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं चेस्मेटा। क्या कहते हैं? चेस्मेटा। ठीक है, जब थोड़ा सा क्रोमोसोम टच रह जाए उसको हम क्या कहते हैं? चेस्मेटा। तो यहाँ पे चेस्मेटा भी देखा जाता है किस स्टेज में? डिप्लोइड स्टेज में। और इसके बीच में अब ये वाला सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनाया मैंने नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गया? वो खत्म हो गया, डिसोल्यूशन हो गया। अभी क्लियर हुआ है सारी बात? ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एक डालो, ठीक है, हमने वैसे तो इसको डिटेल +2 में पढ़ते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि डिप्लोटीन में क्या होता है। देखो डिप्लोटीन में हेडिंग डालो, इन मैमल्स एग अरेस्ट इन डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन, ठीक है, डिप्लोटीन। अभी देखो मैंने क्या बोला? मैंने कहा इन मैमल जो एग है वो अरेस्ट हो जाते हैं डिप्लोटीन में। देखो मैमल में कौन? फीमेल। मैमल में कौन? फीमेल। ठीक है, अभी देखो फीमेल का अभी बर्थ भी नहीं हुआ होता है, ठीक है, उनके बर्थ नहीं हुआ होता है, उनके जो एग हैं वो बनने लग जाते हैं, बिफोर बर्थ बनने लग जाते हैं। और बनने के बाद है ना, उनके अंदर सेल डिवीजन होगी, तो सेल डिवीजन जो होगी एग की वो कहाँ तक होगी? डिप्लोटीन तक होगी। इसके आगे कंप्लीट नहीं होगी। जब मैच्योरिटी आ जाएगी तब डिप्लोटीन के आगे एग क्या होंगे? अपना सेल साइकिल कंप्लीट करेंगे। क्लियर हुआ? मतलब आपको इतना यहाँ पे पता होना चाहिए कि मैमल के अंदर जो एग हैं वो रुक जाते हैं कहाँ पे? आगे डिप्लोइड स्टेज के। इसके आगे वो सेल डिवीजन नहीं करते हैं। कब करते हैं? जब मैच्योरिटी आती है। क्लियर होगा इतनी बात? चलो उसके बाद जो हमने पढ़ना है
ये सारा था किसके बारे में, हमारे पास डिप्लोडीन के बारे में, ठीक है। अब देखो प्रोफेस 1 का जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ना है वो पढ़ना है डायकाइनेसिस, डायकाइनेसिस, ठीक है। डायकाइनेसिस की बात करेंगे, किसकी, डायकाइनेसिस की, ठीक है। चलो डायकाइनेसिस में क्या होता है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले इसमें लिखो टर्मिनलाइजेशन, टर्मिनलाइजेशन, ठीक है, लाइजेशन ऑफ चैस्मेटा, ऑफ चैस्मेटा। मतलब क्या है, मतलब क्या है, यहाँ पे देखो ये चैस्मेटा था ये खत्म हो जाएगा डायकाइनेसिस के अंदर, ये दूर दूर हो जाएंगी, ठीक है। डायकाइनेसिस के अंदर क्या होगा, ये चैस्मेटा है जो आपको डिप्लोटीन में दिख रहा था वो डायकाइनेसिस में नहीं दिखेगा, खत्म हो जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी। सेकंड पॉइंट देखो यहाँ पे, सेकंड पॉइंट जो सेंट्रोजोम है आपके पास, सेंट्रोजोम मूव टू ऑपोजिट पोल, मूव टू ऑपोजिट पोल। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या है, जैसे ये मैं एक सेल बना रहा हूं, ठीक है। सेल में देखो यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रोजोम, ये क्या है हमारे पास, सेंट्रोजोम, ठीक है। इसके यहाँ पे क्या होते हैं, क्रोमोजोम। क्लियर हुआ, ये क्या है हमारे पास, क्रोमोजोम, ठीक है। अभी इस डायग्राम के अंदर जो सेंट्रोजोम है ये ऑपोजिट पोल पे आ गए, एक ऊपर और एक नीचे। सेंट्रोजोम में क्या हो रहा है, सॉरी डायग्राम क्या हो रहा है, जो आपका सेंट्रोजोम है एक ऊपर और एक नीचे आ गए, ऑपोजिट पोल पे आ गए। उसके बाद यहाँ पे स्पिंडल भी बनने लग जाते हैं, स्पिंडल फॉर्म, ठीक है। स्पिंडल क्या होते हैं, स्पिंडल जो सेंट्रोजोम है ये क्या है आपके पास, ये आपके पास सेंट्रोजोम है, ठीक है। सेंट्रोजोम, इसके अंदर से धागे इस तरह से निकलते हैं, इस तरह धागे निकलते हैं, इसको हम कहते हैं स्पिंडल, स्पिंडल फाइबर, ठीक है, स्पिंडल फाइबर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डायकाइनेसिस के अंदर सेंट्रोजोम ऑपोजिट पोल पे चले गए और स्पिंडल भी यहाँ पे बनने लग गए। इतनी बात आपको क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आरएनए की सिंथेसिस होती है, आरएनए जो सिंथेसिस होता है हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, आरएनए सिंथेसिस, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्टॉप। यहाँ पे आरएनए की सिंथेसिस नहीं होगी, किसके अंदर, डायकाइनेसिस के अंदर। क्लियर हुआ इतनी बात। चलो ये सारा हमारे पास प्रोफेस 1 कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, प्रोफेस 2, सॉरी मेटाफेस 2 की। ये सारा लिख लो, ठीक है। अच्छा अगर आप नहीं लिख पा रहे हो, है ना, नहीं लिखने का मन करता, तो इसकी जो नोट्स हैं वो स्टडीपुर वेबसाइट है, ठीक है, तो उस पर ये अपलोडेड है। क्लियर है, सारे नोट्स ये जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स के सारे आप वहां पे जाके पढ़ सकते हो। क्लियर है। चलो नेक्स्ट हम क्या बात करने वाले हैं, नेक्स्ट बेटा हम बात करने वाले हैं, ये क्या पढ़ा है, डायकाइनेसिस। अब हम पढ़ेंगे क्या, मेटाफेस, मेटाफेस 1, ठीक है, मेटाफेस 1। देखो मेटाफेस में क्या होता है, सबसे पहले अब डायकाइनेसिस के अंदर क्या था, देखो डायकाइनेसिस के अंदर क्या था, अगर मैं बनाऊं यहाँ पे, ठीक है, ये मेरे पास एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर ये मेरे पास क्या है, न्यूक्लियस। अब इसके अंदर जो क्रोमोसोम है, ठीक है, कुछ इस तरह से क्रोमोसोम है, कोई क्रोमोसोम इधर तो कोई इधर, ठीक है, कोई इधर। यहां पे आपके पास क्या है, सेंट्रोजोम, ठीक है, सेंट्रोजोम। अभी मेटाफेज के अंदर देखो क्या होता है, मेटाफेज के अंदर जो ये सारे पेयरिंग है, जो पेयरिंग वाले क्रोमोसोम है वो सारे के सारे एक मेटाफेज से प्लेट पे आ जाएंगे, ठीक है। जैसे हमने इससे पहले ही पढ़ा था पिछले लेक्चर में माइटोसिस में, तो उसमें भी जो मेटाफेज स्टेज थी उसके अंदर जो क्रोमोसोम थे वो मेटाफेज प्लेट में आके अरेंज हो गए थे, पूरे पूरे सेल में वो खिलरे नहीं होंगे, पूरे सेल में मतलब घूमेंगे नहीं। इसमें आके मेटाफेज में आके देखो, अगर मैं बनाऊं यहाँ पे जो मेटाफेज है, मेटाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम है आपके, ठीक है, ये क्रोमोसोम मान लो, ठीक है, क्रोमोसोम मैं ऐसे बनाता हूँ ज्यादा बेटर रहेगा समझ, इस तरह से सारे आके यहाँ पे एक जगह पे अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आपके पास सेंट्रोजोम, जिसमें से क्या निकल रहा होगा, स्पिंडल फाइबर निकलकर इस क्रोमोसोम के नाइट्रोकोर पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। देखो स्पिंडल फाइबर किसमें से निकलेगा, सेंट्रोजोम से, मैंने भी आपको बताया सेंट्रोजोम से निकलेगा और कहां पे आएगा, क्रोमोसोम पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। और इधर भी देखो इस तरह से क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है, इस तरह से, इस तरह से। इतनी बात आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। अभी देखो, अभी समझो यहाँ पे
जो हम मेटाफेज पढ़ रहे हैं, ठीक है, पी मैटर, ठीक है, मेटाफेज पढ़ रहे हैं जो, मैं क्या कह रहा हूँ मेटाफेज के अंदर, मैं कह रहा हूँ कि जो क्रोमोसोम है ना वो यहाँ पे आगे सेंटर में आ गए, ठीक है, और इसको हम नाम देते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको यहाँ पे नाम देते हैं डबल मेटाफेसिक प्लेट, ठीक है, फॉर्म। यहाँ पे डबल मेटाफेसिक प्लेट फॉर्म हो रहा है किसमें, मेटाफेज 1 में। अगर पूछा जाए मेटाफेज में तो वहां पे सिंगल मेटाफेसिक था, और मेटाफेज 1 में हमारे पास डबल मेटाफेसिक प्लेट फॉर्म हो रही है, जिसके अंदर क्रोमोसोम आके इस तरह से अलाइन हो जाते हैं। इतनी बात आपको क्लियर है? अच्छा, एक चीज यहाँ पे और ध्यान देने योग्य है कि अगर मैं बोलूं एक पेयर का मतलब जिसमें दो चीजें होती है, पेयर का मतलब दो, मैं बोलता हूं वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम में कितने स्पिंडल फाइबर होंगे, तो वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम में 2 स्पिंडल फाइबर होंगे, ठीक है, 2 स्पिंडल फाइबर होंगे। कैसे, देखो ये 2 क्रोमोसोम है, मतलब एक पेयर, देखो एक क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर ऊपर और एक नीचे, क्लियर है ना। तो एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम में 2 स्पिंडल फाइबर होंगे। अगर मैं मेटाफेज की बात करूं, मैं कंपैरिजन की फॉर्म में समझा रहा हूं तो ज्यादा समझ में आता है। अगर मैं मेटाफेज की बात करूंगा तो उसमें एक ही क्रोमोसोम से ऊपर धागा गया था और एक से ही नीचे आया था। एक क्रोमोसोम के पास 2 स्पिंडल फाइबर थे, यहाँ पे एक पेयर के पास 2 स्पिंडल फाइबर हैं। क्लियर हो गया इतनी बात? चलो, ये सारा था हमारे पास मेटाफेज के बारे में। नेक्स्ट हम टॉपिक डालेंगे एनाफेज। नेक्स्ट आप टॉपिक डालो एनाफेज, ठीक है, ये लिख लिया आपने, ठीक है। नेक्स्ट आप टॉपिक डालो एनाफेज। चलो एनाफेज की बात करें, नेक्स्ट हमारे पास है मेटाफेज के बाद एनाफेज। एनाफेज 1, ठीक है। अब देखो एनाफेज 1 में क्या होता है। एनाफेज 1 में लिखो यहाँ पे लिखो, ठीक है, ऐसे काम है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट while sister chromatid, ठीक है, remain at their centromere, इसका मतलब देखो क्या होता है, इसका मतलब देखो क्या होता है। अभी देखो इसको मैं डायग्राम में समझाता हूँ आपको। ये मेरे पास एक क्या है, ठीक है, ये वाले डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्रोमोसोम, यहाँ पे क्रोमोसोम, यहाँ पे क्रोमोसोम, यहाँ पे क्रोमोसोम, ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे सेंट्रोसोम। क्या है ये? सेंट्रोसोम, ठीक है। इसमें स्पिंडल फाइबर निकले हैं, इस तरह से अटैच है, ठीक है। ये किसकी डायग्राम है? मेटाफेज 1 की। अब एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, देखो ये वाला क्रोमोसोम, ये वाले के क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड है ना, दोनों क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड है। अब ये क्या कहता है, एनाफेज कहता है कि ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दोनों आपस में होमोलोगस हैं, ये दोनों आपस में होमोलोगस हैं, मतलब एक जैसे हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो एक जैसी वाली क्रोमोसोम है ये दूर दूर चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? दूर दूर चले जाएंगे। बट ये जो सिस्टर क्रोमैटिड है ये वाले, ये दूर नहीं जाएंगे, साथ में अटैच्ड रहेंगे। रिमेनेटेड सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर क्या होता है? ये वाली जगह, ठीक है। सेंट्रोमियर क्या होता है, जैसे यहाँ पे बनाता हूं मैं, ये क्रोमोसोम का सेंटर में होता है जो, ठीक है, जहां से सिस्टर क्रोमैटिड जुड़े होते हैं, इसको कहते हैं क्या? सेंट्रोमियर, ठीक है। यहाँ सेंट्रोमियर से अलग नहीं होने वाले यहाँ पे। अब अगर मैं इसके डायग्राम बनाऊं, इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पे क्या है मेरे पास? सेंट्रोसोम, ठीक है, यहाँ पे क्या है मेरे पास? सेंट्रोसोम, क्लियर है। अभी यहाँ पे जो क्रोमोसोम है इस तरह से दूर चले गए, ठीक है। देखो ये दूर दूर चले गए, ये ऊपर और ये नीचे, क्योंकि स्पिंडल फाइबर जो है ये क्या है हमारे पास? स्पिंडल फाइबर। ये जो स्पिंडल फाइबर ये छोटे हो गए, मतलब छोटे हो गए, तो ये दूर दूर चले जाएंगे ना। अभी देखो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर इस तरह से बना दो, ठीक है। ये हमारे पास किसके अंदर हुआ? ये हमारे पास हुआ एनाफेज 1 के अंदर। चलो
इतनी बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हम बात करेंगे थोड़ा सा, वैसे तो ये प्लस 2 में है जो हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एक वर्ड है, ठीक है, वो वर्ड हमें समझना यहाँ पे जरूरी है। इसको पहले हम समझ लेते हैं। वो वर्ड क्या है? एन्यूप्लाइडी। एन्यूप्लाइडी, ठीक है। एन्यूप्लाइडी क्या होता है? एन्यूप्लाइडी क्या होता है? देखो सिंपली एन्यूप्लाइडी बात करें, ठीक है। इंक्रीज क्या होता है? ये इंक्रीज और डिक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर। इंक्रीज होना या डिक्रीज होना किसका? क्रोमोसोम नंबर का। देखो बेसिकली क्या होता है, जैसे हमने क्या पढ़ा, एक सेल है, ठीक है, सेल के अंदर कितने 23 पेयर क्या है? क्रोमोसोम है। कितने पेयर हैं? 23 पेयर। 23 पेयर का मतलब कितने हैं? ह्यूमन सेल की बात कर रहा हूं मैं, 46, हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो 23 पेयर है सेंटर में। तो जिसमें से क्या होता है, जब आपकी मियोसिस होती है तो 23 ऊपर चले जाते हैं, है ना, और 23 नीचे चले जाते हैं। यहाँ पे 23 पेयर है, पेयर। अब 23 ऊपर चले गए, 23 नीचे चले गए, ठीक है, ऐसा नॉर्मल होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार जब डिवीजन हो रही होती है तो ऊपर मान लो 24 चले गए, नीचे कितने चले गए? 22 चले गए, ठीक है। यहाँ 24 चले गए, यहाँ पे 22 चले गए। यहाँ पे कितने थे? 23 पेयर थे। इतनी बात आपको क्लियर है? अभी देखो, ये सेल ये वाला हो जाएगा, एक सेल ये वाला हो जाएगा। अब तो 24 वाला सेल है, एक सेल है जिसके पास 24 क्रोमोसोम है, ठीक है, दूसरा सेल है जिसके पास 23 क्रोमोसोम है। मान लो ये स्पर्म है, ये ओवम है, ठीक है। अब इन दोनों का जब फ्यूजन होगा, गैमेट बनेगा, तो कितने क्रोमोसोम होंगे? 47। वैसे नॉर्मल कितने होते हैं? 46। यहाँ पे कितने होंगे? 47, जिसको हम क्या कहते हैं? एन्यूप्लाइडी, अब नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ना है प्लस 2 में डिटेल में। यहाँ पे सिर्फ आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि जो एन्यूप्लाइडी है वो क्या होता है। एन्यूप्लाइडी क्या होता है? वैसे क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं हमारी बॉडी में? 46, ठीक है। यहाँ पे कितने हो गए? 47 हो गए। मैंने क्या लिखा यहाँ पे? इंक्रीज और डिक्रीज, या फिर डिक्रीज हो जाना या फिर इंक्रीज हो जाना, ठीक है, एक्चुअल क्रोमोसोम नंबर से। तो उस केस में क्या कहते हैं हम लोग? एन्यूप्लाइडी कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई? क्लियर है? चलो लास्ट जो हमने पढ़ना है एनाफेज के बाद, वो है टेलोफेज। क्या पढ़ना है? टेलोफेज, ठीक है। चलो हेडिंग डालो, टेलोफेज। लास्ट हमारे पास है टेलोफेज। टेलोफेज 1। देखो टेलोफेज 1 में क्या होगा, सिंपल सी बात करेंगे। सबसे पहले यहां पे लिखो टेलोफेज 1 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, कॉमा गोल्गी बॉडी, ठीक है, कॉमा न्यूक्लियोलस जो है वो रीअपियर हो जाएंगे, रीअपियर, ठीक है, यहां पे दोबारा से आ जाएंगे, ठीक है। जैसे यहां पे मैं सेल बनाऊं, ये है मेरे पास, ठीक है। अब इससे पहले वाले में क्या था? मैंने क्रोमोसोम इस तरह से बनाया था, ठीक है, यहां पे क्रोमोसोम बनाया था। क्लियर हुआ ना? ये क्रोमोसोम बनाया था, ये क्या था मेरे पास? क्रोमोसोम। क्या है ये? क्रोमोसोम है, ठीक है। ये यहाँ पे सेंट्रोसोम था जिसके साथ अटैच था ये, ठीक है, इस तरह से इसको साथ अटैच कर देता हूँ। अभी क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे डीकंडेंस होता है, डीकंडेंस। अब ये समझते हैं क्या होता है। देखो क्या होता है, हमने एक चीज पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि जैसे डीएनए होता है, ये क्या होता है मेरे पास? डीएनए होता है ना। डीएनए को कंडेंस कर दो थोड़ा सा और उसको नजदीक ले आओ, तो कुछ इस तरह से बनाया था डायग्राम। उसको और नजदीक लाओ तो कुछ इस तरह से बनाया था। मतलब ये क्या था मेरे पास? डीएनए था, ठीक है। डीएनए को कंडेंस किया तो क्या बना मेरे पास? क्रोमैटिन। क्या बना? क्रोमैटिन। अब क्रोमैटिन को भी और कंडेंस किया तो मेरे पास क्या बना? क्रोमोसोम। इतनी बात क्लियर है? डीएनए को जब कंडेंस करूंगा तो क्रोमैटिन बनेगा, क्रोमैटिन को कंडेंस करूंगा तो क्रोमोसोम बनेगा। अब मैं इसका उल्टा करूं, अगर क्रोमोसोम को मैं डीकंडेंस करूं तो क्रोमैटिन बनेगा, और क्रोमैटिन को डीकंडेंस करूं तो डीएनए बनेगा।
अब यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम। मैंने क्या किया, क्रोमोसोम को डीकंडेंस किया। देखो क्रोमोसोम को जब डीकंडेंस कर दोगे तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा क्रोमैटिन। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो सेल है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे क्या बनेगा, क्रोमैटिन। यहाँ पे क्या बनेगा, क्रोमैटिन, ठीक है, ये क्या है, क्रोमैटिन, ठीक है। ऐसे ही नीचे ये क्या है पास, क्रोमैटिन, ठीक है, क्रोमैटिन, समझ में आ रहा है। अब इसके अंदर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आ जाएंगे, गोल्गी बॉडीज भी आ जाएगा, न्यूक्लियस, मतलब इसकी न्यूक्लियर की एक मेम्ब्रेन आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन आ जाएगी, ठीक है। देखो इसकी जेनेटिक मटेरियल का मेम्ब्रेन आ गया, इसका आ गया, तो इस सेल में कितनी न्यूक्लियस हो गए, 2। तो इस कंडीशन में हम इसको क्या कहते हैं, डायड, क्या कहते हैं इसको, डायड, ठीक है। मैं सही से लिखता हूँ, इसको क्या कहते हैं, डायड। अभी क्लियर हुआ। चलो ये सारा का सारा हमने क्या पढ़ा, टेलोफेज 1 पढ़ा। अब हमने पढ़ना है इंटरकाइनेसिस के बारे में, ठीक है। इंटरकाइनेसिस आपको याद हो तो इंटरकाइनेसिस वो जगह है कहाँ का, मियोसिस 1 के बीच का और मियोसिस 2 के बीच की जगह का, क्या कहते हैं हम लोग, इंटरकाइनेसिस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग डालो, इंटरकाइनेसिस, ठीक है, इंटरकाइनेसिस। चलो इंटरकाइनेसिस देखेंगे क्या होता है। इंटरकाइनेसिस से पहले चीज देखो, यहाँ पे डुप्लीकेशन होगी, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम, ठीक है। जो सेंट्रोसोम होता है, ये वाली चीज को क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम। इसकी क्या होती है, डुप्लीकेशन होती है, ठीक है। यहाँ पे मतलब एक चीज और बनती है, मतलब यहाँ पे 2 तो थे, ठीक है, अब यहाँ पे 2 और बनेंगे, डुप्लीकेशन होनी है सेंट्रोसोम की। उसके बाद यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होनी है, क्या होनी है, प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है, ठीक है, क्या होनी है, प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट यहाँ पे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नॉट अकर, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नॉट अकर, ठीक है। जो रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए की कॉपी बना देना, ठीक है। तो डीएनए की जो कॉपी बनेगी वो इंटरकाइनेसिस में नहीं बनेगी। इसका रीजन क्या होता है, देखो इसका रीजन होता है बिकॉज ठीक है, सेल्स आर हैप्लॉइड, बिकॉज सेल कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं। हैप्लॉइड का मतलब होता है कि उसके पास जो क्रोमोसोम नंबर हैं वो कितने हैं, 23, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे हैप्लॉइड सेल होता है, हैप्लॉइड सेल का डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, क्लियर है, क्योंकि उसके पास क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं, क्लियर हो गया। चलो ये ऑल अबाउट था किसके बारे में, इंटरकाइनेसिस के बारे में। अब हम स्टार्ट करेंगे मियोसिस 2, ठीक है। मियोसिस 2 आपके पास छोटा सा ही टॉपिक है, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है वो। चलो मियोसिस 2, तो आप टॉपिक डालो मियोसिस 2, मियोसिस 2, ठीक है। जो मियोसिस 2 की बात करें तो बेटा ये जो होता है मियोसिस 2, ये सिमिलर होता है, सिमिलर टू माइटोसिस, सिमिलर टू माइटोसिस। अब क्या होता है सिमिलर टू माइटोसिस, मतलब मियोसिस जो सेकंड है ना वो इक्वेशनल डिवीजन ही होता है। तो आपका आंसर क्वेश्चन ये होता है बच्चों का कि सर इसको हमने माइटोसिस ही क्यों नहीं कहा। देखो क्यों नहीं कहा, दोनों का रीजन समझो। देखो माइटोसिस किसका होता है, जिसके पास सेल है, सेल के पास कितने क्रोमोसोम है, 46। जो इसे नवा सेल बनेगा माइटोसिस, ठीक है, वो जो नवा सेल बनेगा उसके पास कितने क्रोमोसोम होंगे, 46, क्योंकि माइटोसिस इक्वल डिवीजन होता है, जितना क्रोमोसोम नंबर इसके पास उतना ही जो उससे सेल बनेगा उसके पास। अब हम बात करेंगे मियोसिस 2 की, अब हम बात करेंगे इसकी मियोसिस 2 की, मियोसिस 2 की पहले हम बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना है 46, पहले हम बात करेंगे मियोसिस 1 की, मियोसिस 1 की। तो मियोसिस 1 क्या होता है, रिडक्शनल। यहाँ पे कितना है 46, तो यहाँ कितना आ जाएगा 23, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर यहाँ पे 23 क्रोमोसोम नंबर हैं तो इसकी होती है मियोसिस 2, इसकी होती है मियोसिस 2,
तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर आएंगे वो 23 ही आएंगे। देखो मियोसिस 2 को हमने माइटोसिस क्यों नहीं कहा, देखो यहाँ 23 तो यहाँ पे भी 23 आ रहे हैं ना, तो वो तो इक्वल डिवीजन रहा है, इसको माइटोसिस कह सकते हैं, लेकिन माइटोसिस इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि इसके पास ऑलरेडी यहाँ पे आधा क्रोमोसोम है। माइटोसिस उसके पास होगी जिसके पास कंप्लीट क्रोमोसोम होगी और उससे जो सेल बनेगा वो कंप्लीट क्रोमोसोम वाला ही बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ 46 था तो यहाँ पे कितना बनेगा, 46 ही बनेगा। यहाँ पे 23 की म्यूसिस सेकंड ही करवाएंगे, यहाँ पे माइटोसिस नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे पहले से ही हाफ क्रोमोसोम है, तो हाफ का हम लोग हाफ ही वाला रख रहे हैं, उसका और हाफ नहीं कर रहे हैं। क्लियर है ना। अगर मैं इसकी म्यूसिस 1 करवाता 23 की तो यहाँ पे कितना आता, 23/2 आ जाता। क्लियर हो रहा है। चलो ये हमें समझना था, म्यूसिस 2 को हमने माइटोसिस इसलिए नहीं कहा, आप समझ गए अच्छे से। चलो अब हमने म्यूसिस 2 के अंदर भी जिस तरह से हमने म्यूसिस 1 को फर्दर में किया था, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, टेलोफेज 1, ठीक है, तो उसी तरह हमने म्यूसिस को भी किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले म्यूसिस 1 में जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं प्रोफेज 2। ठीक है, प्रोफेज 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्रोफेज 2 की तो यहां पे सबसे पहले देखो प्रोफेज 2 में डालो, क्या लिखो, दी न्यूक्लियर membrane disappear, ठीक है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है बाय द एंड ऑफ प्रोफेज सेकंड। ठीक है, प्रोफेज सेकंड के एंड तक जाते जाते जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। जैसे बात करूं मैं यहाँ पे सेल बनाऊं, ठीक है, यहाँ पे सेल बनाऊं, जैसे दो सेल हमारे पास तो बन चुके हैं जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस था। ठीक है, ये क्रोमैटिन है जिसको हमने क्या कहा था, डायड कंडीशन कही थी, क्या कही थी, डायड। अब बन चुका है यहाँ पे। अब देखो प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में देखो क्या होता है, प्रोफेज में यहाँ पे डुप्लीकेशन, तो इसके ऊपर इंटरकाइनेसिस में हमने पढ़ा था कि सेंट्रोसोम की क्या हो जाती है, डुप्लीकेशन हो जाती है। यहाँ क्या है, ये सेंट्रोसोम है, क्या है ये, सेंट्रोसोम। ठीक है, उसके बाद देखो जो सेंट्रोसोम है यहाँ पे भी क्या होती है, सेंट्रोसोम, ये भी मेरे पास क्या है, सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम, ये भी सेंट्रोसोम, ये भी सेंट्रोसोम, ये भी सेंट्रोसोम, ये भी सेंट्रोसोम। अब इसके अंदर जो है क्रोमोसोम कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, इस तरह से क्रोमोसोम यहाँ पे इसके अंदर होते हैं। ये किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, जैसे बंद होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, और सेंट्रोसोम होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, हमने पढ़ा है पहले लेक्चर में, नहीं पढ़ा तो सुन लो। जो सेंट्रोसोम होते हैं कहाँ पे, तो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। अब ये देखो प्रोफेज 1 में जो ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन थी ये क्या हो गई, डिसअपियर होने लग जाएगी। ठीक है, और जो सेंट्रोसोम से हैं हल्के हल्के स्पिंडल फाइबर इस तरह से बाहर आने लग जाएंगे। क्या आने जाएंगे, स्पिंडल फाइबर। ठीक है, इसको कहते हैं क्या, स्पिंडल फाइबर। ठीक है, यहाँ पे अटैच नहीं हो पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अटैच की बात नहीं करी गई है, यहाँ पे सिर्फ बात करी गई है कि आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म होने लग जाएंगे और सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर निकलने लग जाएंगे। इतनी बात करी गई है इसकी प्रोफेज 2 की। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे मेटाफेज 2 की। ठीक है, नाउ टॉपिक डालो मेटाफेज 2। देखो यहां टॉपिक डालो मेटाफेज 2। तो फेज 2 के बाद क्या आता है, मेटाफेज 2 आता है। मेटाफेज 2 की बात करूं तो सबसे पहले इसमें लिखो आप जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम अलाइन। ठीक है, ये सब क्या है, अलाइन एट द इक्वेटर, सारे के सारे क्या होंगे, अलाइन कर जाएंगे एट द इक्वेटर। अभी मैं आपको डायग्रामेटिक समझाता हूं। दूसरी बात यहां पे लिखो आप, स्पिंडल गेट अटैच्ड टू द नाइटोकोर, टू दी, ये एन है, ठीक है, टू दी नाइटोकोर, ये समझते हैं। ठीक है, चलो मैं ये सेल बना रहा हूं। ठीक है, इसके अंदर ये क्या मेरे पास, सेंट्रोसोम। ठीक है, ये क्या मेरे पास,
सेंट्रोसोम, यहाँ पे भी क्या बनाया मैंने, सेंट्रोसोम, ठीक है। इसके अंदर क्रोमोसोम जो है, पहले क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर, सारे के सारे मेटाफेज में जो क्रोमोसोम है वो एक ऐसे अलाइन में आ जाते हैं, पूरे सीक्वेंस में आ गए, ठीक है, ऐसे ही नीचे। और उसके बाद क्या हो रहा है, स्पिंडल फाइबर इस सेंट्रोसोम से निकल रहे हैं और इसके क्रोमोसोम के ऊपर जाके इस तरह से जुड़ जाते हैं, इस तरह से जाके क्या हो रहे हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। इससे भी जो है निकल रहे हैं और यहाँ पे जाके इस तरह से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। क्लियर हो रहा है। अब मेटाफेज में देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले सुनो, जो क्रोमोसोम है एक तो इक्वेटर पे आ गई, दूसरा इस सेंट्रोसोम से, ये क्या है हमारे पास, सेंट्रोसोम, ठीक है, सेंट्रोसोम से क्या निकल रहे हैं, ये स्पिंडल फाइबर, कहाँ निकल रहे हैं, स्पिंडल फाइबर, ठीक है, स्पिंडल निकल रहे हैं। जैसे ही क्रोमोसोम मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, अभी फिर से बताता हूँ, यहाँ पे क्या होता है, ये क्या होता है, सेंट्रोमियर, जो सेंटर में जगह होती है, इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। इसके ऊपर एक प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रो, इसको नहीं, यहाँ नहीं छेड़ता मैं, ठीक है, इधर छेड़ता हूँ, इसको मैं क्या कहता हूँ, नाइट्रोकोर, नाइट्रोकोर, ठीक है। ये नाइट्रोकोर वाली ही जगह जो होती है जहां पे आके क्या जुड़ते हैं, ये स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर कहां पे जुड़ते हैं, नाइट्रोकोर पे जुड़ते हैं, है ना। देखो, स्पिंडल गेट अटैच टू नाइट्रोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर एक स्ट्रक्चर है प्रोटीन की जिसको हम कहते हैं नाइट्रोकोर, इसके ऊपर ये जो स्पिंडल फाइबर है आगे जुड़ते हैं, स्पिंडल फाइबर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। चलो, ये सारी की सारी बात क्या थी, मेटाफेज की थी, ठीक है। अब हम बात किसकी करेंगे, एनाफेज की। अब बात करेंगे एनाफेज 2 की। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेटाफेज के बाद एनाफेज, एनाफेज 2। देखो एनाफेज 2 में क्या होना है, जैसे वो डायग्राम है ना, देखो डायग्राम बनाता हूं मैं आपके लिए। यहाँ पे क्या है, सेंट्रोसोम, ये भी क्या आपके पास, सेंट्रोसोम, ठीक है। अभी जो यहाँ पे जुड़े थे स्पिंडल फाइबर इस क्रोमोसोम के साथ जुड़े थे ना, उधर से भी जुड़े थे, इधर से भी जुड़े थे, ठीक है। अभी यहाँ पे एक क्रोमोसोम के ऊपर 2 स्पिंडल फाइबर है, एक क्रोमोसोम के ऊपर कितने स्पिंडल फाइबर, 2। अब क्या करेंगे, वो जैसे ये क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम है, एक धागा इससे जुड़ा है, इससे एक धागा इससे जुड़ा है, एक धागा इससे जुड़ा है, इस धागे को मैं इधर खींचूंगा, उस धागे को मैं उधर खींचूंगा, तो इससे अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे होने वाली है, यहाँ पे एक धागा इसको इधर खींचेगा, एक धागा उधर खींचेगा। देखो कैसे, जब खींचेगा तो क्रोमोसोम कुछ इस तरह से इधर और इधर ऐसे निकल के इधर ऐसे हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है ना। और यहाँ पे भी सेम इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हो जाएंगे। अभी क्लियर हो गया। एनाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम थे, सिस्टर क्रोमैटिड क्रोमोसोम, वो अलग अलग हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है। चलो, इसके बाद जो लास्ट हमने पढ़ना है बेटा, वो पढ़ना है टीलोफेज, टीलोफेज सेकंड। टीलोफेज सेकंड में क्या होगा, देखो ये सब इधर आ गए, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, इधर चला गया। अब क्या होगा, इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी। देखो किस तरह से, देखो किस तरह से। अब देखो यहाँ पे इस तरह से होगा, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी। इसके अंदर ये क्या बन जाएंगे, क्रोमैटिन बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो क्रोमोसोम है ये क्या होगा, यहाँ पे डीकंडेंस होगा। फिर से क्या होगा, डीकंडेंस होगा। तो क्रोमोसोम को जब डीकंडेंस करोगे तो क्या बन जाता है, वहां पे क्रोमैटिन बन जाता है। ये आपके पास क्या बन गया, यहाँ पे क्रोमैटिन। इतनी बात क्लियर है। अब इस सेल में कितने न्यूक्लियस आ गए, 4। तो इसको, इस कंडीशन को हम कहते हैं टेट्राड, टेट्राड, टेट्राड। क्लियर हो गया ना। चलो, लास्ट छोटा सा टॉपिक रह गया है। अब हमने सेल को अलग अलग करना है, ठीक है। सेल के अंदर 4 न्यूक्लियस हो गए, मतलब कैरियोकाइनेसिस हो गई। अब हमने क्या करना है, साइटोकाइनेसिस करनी है, साइटोकाइनेसिस करनी है। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो आप किसकी, साइटोकाइनेसिस की, ठीक है। ये साइटोकाइनेसिस, ठीक है। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड करते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। चलो आगे देखो, साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, 2 तरह का साइटोकाइनेसिस हमने पढ़ना है, ठीक है। एक हमने पढ़ना है सक्सेसिव, एक हमने पढ़ना है सक्सेसिव
ठीक है। दूसरा हमने पढ़ना है साइमल्टेनियसली, दूसरा साइमल्टेनियसली, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है सक्सेसिव और साइमल्टेनियसली के अंदर? देखो देखो सिंपल सिंपल, अगर सक्सेसिव की बात करूं मैं, सक्सेस के अंदर जो साइटोकाइनेसिस होनी है वो 3 बार होनी है, 3 टाइम्स क्या होनी है, साइटोकाइनेसिस होनी है, ठीक है। मतलब जो साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा वो 3 बार साइटोकाइनेसिस करेगा और कितने सेल बनेंगे, 4 सेल फॉर्म, ठीक है। चलो इसकी बात समझ तो पहले समझो देखो क्या हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे समझाता हूँ, ये एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, इसकी क्या हुई, मियोसिस 1 हुई, मियोसिस 1 हो गई। इसकी भी क्या हुई, यहाँ पे भी बना रहा हूँ मैं, मियोसिस 1 हुई। तो इससे सेल बन गया, ठीक है। यहाँ पे एक न्यूक्लियस था, इसके अंदर कैसे न्यूक्लियस आ गए, 2 न्यूक्लियस आ गए, इस तरह से इसके अंदर क्या आ गए, 2 न्यूक्लियस आ गए। क्लियर हो गया? अब 2 न्यूक्लियस आ गए इस सेल के पास। अब देखो जो ये वाला है, ये मैं बताना आपको साइटोकाइनेसिस का, ये जो साइमल्टेनियसली है, ये वाला जो चलेगा चार्ट इधर से, ये चलेगा साइमल्टेनियसली का, ठीक है। ये चलेगा किसका, सक्सेसिव का। अब देखो अब ये समझ में आ गया होगा आपको ना, ये बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पे मियोसिस 2 होगी, देखो पहले यहाँ पे मियोसिस 1 हुई, इसकी साइटोकाइनेसिस हो गई। देखो मेरी बात सुनो, जब मियोसिस 1 हो गई तो 2 न्यूक्लियस बन गए, अब बीच में क्या होगी, साइटोकाइनेसिस होगी, एक बार होगी, ठीक है, इसमें नहीं होगी। अभी देखो नेक्स्ट, यहाँ पे क्या हो गया, अब मियोसिस 2, यहाँ पे भी क्या होगी, मियोसिस 2, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी, मियोसिस 2 हो गई। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या बन गए, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस, ठीक है, क्योंकि साइटोकाइनेसिस हो रखी है ना। इसकी कॉपी बनी यहाँ पे, इसकी कॉपी बनी यहाँ पे, इसके अंदर भी सेम, इसके अंदर भी 4 न्यूक्लियस तैयार हो गए मियोसिस 1 के 2 के बाद, इक्वल डिवीजन होता है। अभी देखो क्या है, अभी एक साइटोकाइनेसिस ऐसे हो जाएगी, मतलब एक पहले हो रखी है 2, एक ऐसे 3, एक ऐसे 4, सॉरी ये 1, ये 2 और ये 3। कितनी बार साइटोकाइनेसिस हुई, साइटोकाइनेसिस देखो पहले एक बार ये हुई, इसको 1 काउंट करना है, एक बार ये 2 और यहां से 3। क्लियर हो गया इतनी बात? अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, साइमल्टेनियसली वाले की। साइमल्टेनियसली वाले में पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है, बाद में इकट्ठा ही क्या होता है, इस तरह से साइटोकाइनेसिस होती है। इसमें एक न्यूक्लियस से जब 2 बनता है तब डिवाइड कर जाता है, उसके बाद जब 2 से बनता आगे फिर डिवाइड करता है, मतलब इसमें अलग अलग बार होता है सक्सेसिव, एक के बाद एक। अब साइमल्टेनियस क्या होता है, लगातार ही साथ में, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा फिनिश है, ठीक है। इसमें एक चीज आपकी रहती है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस और मियोसिस, तो ये रीड करने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो इसको आप एक बार लेक्चर को देखो, ठीक है। देखने के बाद नहीं समझ में आता दोबारा रिपीट करो, वैसे तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप एनसीईआरटी थोरोली रीड जरूर करो, ठीक है। थैंक यू।